अगर किसी आरोपी का दिमागी संतुलन ठीक ना हो तो क्या ट्रायल रुक सकता है? अगर कोई झूठा सबूत दे तो क्या कोर्ट क्या कर सकती है? और अगर कोई गवाह कोर्ट के समन के बाद भी ना आए तो क्या होगा? इन सब बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे बीएनएसएस 2023 की धारा 369 से 394। और अगर आपने यह वीडियो मिस कर दिया तो बीएनएसएस की प्रक्रिया समझना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 369, मानसिक विकृति वाले आरोपी को जमानत। अगर जांच या ट्रायल के दौरान यह पता चलता है कि आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ है और अपनी रक्षा नहीं कर सकता, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट दो काम कर सकते हैं। दो काम कौन कौन से करेंगे? नंबर एक, उसे जमानत पर छोड़ सकता है अगर परिवार उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेता है तो। नंबर दो, अगर जमानत संभव नहीं है तो उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भेजा जा सकता है, ठीक है, यहाँ उसका उचित देखभाल हो। अब आगे बढ़ेंगे। धारा 370, जांच या ट्रायल दोबारा शुरू करना। अगर आरोपी पहले मानसिक बीमारी के कारण ट्रायल से बाहर था और बाद में वह मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट जांच या ट्रायल को फिर से शुरू कर सकता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे धारा 371, आरोपी को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया। जब आरोपी को कोर्ट में लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट यह तय करेगा कि क्या आरोपी अपनी रक्षा करने के योग्य है या अभी भी मानसिक रूप से असमर्थ है। अगर वह सक्षम है तो ट्रायल आगे चलेगा और अगर नहीं है तो धारा 367, 368, 369 के अनुसार कार्रवाई होगी, ठीक है। धारा 372, धारा 372 में क्या बताया? जब आरोपी घटना के समय पागल था, अगर यह साबित हो जाए तो आरोपी ने जो अपराध किया है या आरोपी ने जो कार्य किया है लेकिन उस समय वह मानसिक रूप से अस्वस्थ था, तो कोर्ट यह मान सकता है कि उसे अपने कार्य की प्रकृति या गलत होने का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। ऐसे में समान अपराध की तरह उसे सजा नहीं दी जाएगी, सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे आगे। धारा 373, मानसिक विकृति के आधार पर निर्णय। अगर कोर्ट को लगता है कि अपराध करते समय आरोपी मानसिक विकृति से ग्रस्त था तो निर्णय में यह स्पष्ट लिखा जाएगा उसने कार्य किया या नहीं और उसकी मानसिक स्थिति क्या थी, ठीक है। धारा 374, मानसिक विकृति वाले व्यक्ति को सुरक्षित अभिरक्षा। इसमें बताया है अगर आरोपी को दोष मुक्त किया जाता है लेकिन वह मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो कोर्ट आदेश दे सकता है क्या? नंबर एक, उसे सुरक्षित स्थान पर रखा जाए या उसे उसके परिवार या मित्र के सुपुर्द किया जा, लेकिन शर्त यही होगी कि उसकी सुरक्षा और देखभाल परिवार या मित्र को करनी ही होगी, ठीक है। धारा 375, जेल अधिकारी की जिम्मेदारी। राज्य सरकार जेल अधिकारी को अधिकार दे सकता है कि वह ऐसे मानसिक रोगी आरोपी के स्थानांतरण या देखरेख की व्यवस्था करे। धारा 376, मानसिक रोगी आरोपी के ठीक होने पर अगर मानसिक स्वास्थ्य स्थान या जेल अधिकारी यह रिपोर्ट दे कि आरोपी अब अपनी रक्षा करने के योग्य है तो उसे वापस कोर्ट में पेश किया जाएगा और ट्रायल फिर से शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे धारा 377, मानसिक रोगी को रिहा करने। अगर यह प्रमाणित हो जाता है कि आरोपी किसी के लिए खतरा नहीं है तो राज्य सरकार उसे रिहा करने का आदेश दे सकती है या मानसिक स्वास्थ्य स्थान को भेज सकती है। धारा 378, रिश्तेदार या मित्र को सुपुर्द करना। कोर्ट आरोपी को उसके रिश्तेदार, कोई निकट का है, घर का है या परिवार का है, या उसका कोई निकटतम मित्र उसको सौंप सकती है, परंतु अगर वह लिखित में यह जिम्मेदारी लें कि उसकी वह उचित देखभाल करेंगे और जब भी न्यायालय उसे पेश करने का कहेगा तो वे न्यायालय में प्रस्तुत कर देंगे, ठीक है। धारा 379, न्याय प्रशासन में बाधा डालने वाले अपराध। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में आकर झूठ बोलता है, ठीक है, और वह न्यायालय में फर्जी दस्तावेज देता है, ठीक है, न्याय प्रक्रिया में बाधा डालता है तो कोर्ट उस अपराध की जांच शुरू कर सकता है। धारा 380 में अपील है। अगर कोर्ट ने धारा 379 के तहत कोई आदेश दिया है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। धारा 381, खर्च देने का आदेश। कोर्ट यह भी आदेश दे सकता है कि केस से जुड़े खर्च कौन देगा, ठीक है। धारा 382, मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान। अगर मामला मजिस्ट्रेट के सामने आता है तो पुलिस रिपोर्ट के समान प्रक्रिया से केस चलाएगा। धारा 383, झूठा साक्ष्य देने की प्रक्रिया। अगर कोर्ट को लगता है कि किसी ने जानबूझकर झूठा
सबूत दिया है तो कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ अलग से मुकदमा चला सकता है। धारा 384 अदालत की अवमानना। अगर कोई व्यक्ति कोर्ट का अपमान करता है, कार्रवाई में बाधा डालता है तो कोर्ट उसे जुर्माना, ठीक है, और या जेल, इनमें से कोई भी जो उसे उचित लगता है वह सजा दे सकता है। धारा 385 इसमें हम पढ़ेंगे कि जब मामला दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजा जाए तब क्या होगा। अगर कोर्ट को लगता है कि मामला अत्यंत गंभीर है तो वह केस को दूसरे सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। किसको भेजेगा? सक्षम मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा। धारा 386 रजिस्ट्रार को सिविल कोर्ट माना जाएगा। कुछ मामलों में रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार को भी सिविल कोर्ट माना जाएगा, ऐसा बताया गया है। धारा 387 माफी मांगने पर आरोपी को छोड़ा जा सकता है। अगर आरोपी कोर्ट से ईमानदारी से माफी मांग ले तो कोर्ट उसे रिहा कर सकता है या सजा कम कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 388 BNSS दस्तावेज पेश करने से इनकार। अगर कोई व्यक्ति दस्तावेज पेश करने से इनकार कर दे, सवालों का जवाब न दे तो कोर्ट उसे हिरासत में भेज सकता है। ठीक है। धारा 389 गवाह के न आने पर कार्रवाई क्या होगी। अगर गवाह समन मिलने के बाद भी कोर्ट में नहीं आता है तो कोर्ट जुर्माना लगा सकता है या कार्रवाई कर सकता है। धारा 390 में हम पढ़ेंगे कि इन मामलों में अपील होगी या नहीं। तो धारा 383, 384, 388 और 389 के तहत दिए गए आदेशों के खिलाफ अपील की जा सकती है। ठीक है। धारा 391 BNSS न्यायाधीश द्वारा स्वयं ट्रायल नहीं। अगर अपराध न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के सामने हुआ है तो वह खुद ट्रायल नहीं करेगा बल्कि केस दूसरी अदालत को स्थानांतरित कर देगा। धारा 392 निर्णय सुनाने की प्रक्रिया। धारा 392 में निर्णय सुनाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है कि निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा, पूरा सार पढ़कर सुनाया जाएगा। उसमें क्या लिखा है, आरोपी को सब बातें बताई जाएंगी। धारा 393 निर्णय की भाषा और सामग्री। निर्णय में लिखा होगा कि अपराध क्या है, किस धारा के तहत अपराध किया गया था, किस धारा में दोष सिद्ध किया है, किस धारा में दोष मुक्त किया है, सब लिखना पड़ेगा। धारा 394 पूर्व दोष सिद्ध अपराधी की सूचना। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो कोर्ट आदेश दे सकता है कि उसकी सूचना या पुलिस को दी जाए और उसकी निगरानी में रखी जाए। ठीक है। अगर आपको BNSS 2023 की ये पूरी प्रक्रिया आसान भाषा में समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप